करते हैं तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हम सबसे पहले बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें सबसे पहला स्टेप जो इसमें लेना होता है, क्योंकि एसेट्स का रियलाइजेशन कराना होता है तो एसेट्स को हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है इस चैप्टर में कि जितने भी एसेट्स हैं उसमें कैश को, बैंक को और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर, कैश को, बैंक को और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स जो हैं रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड में ट्रांसफर कर दी जाती हैं एट देयर बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के बेस पे हमें ट्रांसफर करना होता है जो हमारी बैलेंस शीट में गिवन है। तो इसमें जो एसेट्स होती हैं उसमें एक चीज का ध्यान और रखना होता है, जैसा कि इसमें बताया गया है, ऑल द एसेट्स अकाउंट एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक एंड फिक्टिशियस एसेट्स इफ एनी आर क्लोज्ड बाय ट्रांसफर टू द डेबिट और टू सर द ये फिक्टिशियस एसेट होती क्या है सर? फिक्टिशियस एक और बता एसेट्स दीजिए। जो है आपकी इस टाइप की एसेट्स कह लीजिए जिनको हम एसेट साइड में शो करते हैं बट रियलिटी में वो वैल्यूएशन नहीं रखती, मतलब जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। मतलब लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर्स जो होते हैं हमारे, जैसे आपने पढ़ा होगा बैलेंस शीट में मिसलेनियस एक्सपेंडिचर नाम से वर्ड होता है, और आपका उसमें प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। ये भी हम जब कंपनी लेवल पे आएंगे ना वहां पर और ज्यादा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट फिक्टिशियस एसेट्स का। या लॉन्ग टर्म एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस पढ़ा होगा आपने, क्वेश्चन में आपको दिया होता है। तो इस टाइप की जो एसेट्स होती हैं वो सारी फिक्टिशियस एसेट्स का पार्ट होती हैं। तो यहाँ पर बात ओके आ सर। रही है कि जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी ट्रांसफर हो जाएंगी कैश, बैंक और फिक्टिशियस एसेट्स को छोड़ करके। इट मे बी नोटेड दैट द सन्डी डेटर्स आर ट्रांसफर एट ग्रॉस वैल्यू and the provision for doubtful debt is transferred to the credit side of the realization account along with the liability. The same thing will apply to the fixed assets if provision for depreciation account is maintained. देखिए यहाँ पर ये क्लियरिफाई करा गया है कि जो भी एसेट्स होगी उसकी ग्रॉस वैल्यू यहाँ पर ट्रांसफर करी जाएगी। उसमें ग्रॉस वैल्यू के केस में क्या होता है कि यहाँ पर जो एसेट्स आप ट्रांसफर करेंगे, सपोज आपको सन्डी डेटर्स और उसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी गिवन है, तो हम सन्डी डेटर्स की फुल अमाउंट जो होगी, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट लेस करने से पहले की अमाउंट जो होती है ग्रॉस अमाउंट, उसे तो हम एज अ एसेट्स मेंशन करेंगे, और उसके अलावा जो हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स होगा उसे एज अ लायबिलिटी हम क्रेडिट कर देते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, जैसा कि कल हमने इस क्वेश्चन में देखा था। ये जो कल हमारा ये इलस्ट्रेशंस थी इसमें हमारा क्या था, सन्डी डेटर्स है 21,500, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 500, लेस करके बैलेंस आया 21,000। बट जब हमने इसे अकाउंट में ट्रांसफर किया था तो हमने क्या किया था कि 21,500 को तो एज अ एसेट्स यहाँ पर हमने ट्रांसफर किया है, और 500 रुपीज जो प्रोविजन है वो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट किए गए हैं जहां लाइबिलिटी क्रेडिट होती है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये क्रेडिट आता है, वो डेबिट आता है, लेकिन ग्रॉस वैल्यू आती है, नेट वैल्यू नहीं दिखाई जाती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये याद रखने के लिए बताया गया है कि इन केस अगर आपकी फिक्स एसेट्स भी ऐसे दिखा रखी हो, मतलब स्टॉक या डेटर्स या स्टॉक फिक्स एसेट्स जो भी है आपकी बिल्डिंग मशीन, उसमें से कोई भी एसेट इस टाइप से मेंशन करी गई है, तो उस चीज में भी हमें ये स्पेशली ध्यान रखना है कि आपको जो वैल्यूज हैं वो फिक्स एसेट्स की ग्रॉस वैल्यू तो डेबिट साइड में शो करनी है, और अगर उनके साथ आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिया गया है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो है वो क्रेडिट साइड में मेंशन करना है। तो यहाँ पर एसेट्स को ट्रांसफर करने की जो एंट्री आएगी वो आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, जो हमने कल भी पढ़ा था इसके बारे में। रियलाइजेशन में क्योंकि ये डेबिट साइड में जाती हैं तो एंट्री बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। बात आती है लायबिलिटी की, तो जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज हैं
सारे प्रोविजंस को मिला करके जितने भी उसमें मेंशन होंगे वो सारी की सारी लायबिलिटी रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाती हैं, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाती हैं। तो यहाँ पर हम लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को यहाँ पर क्रेडिट कर दिया जाएगा। इसके बाद थर्ड एंट्री बनाई जाती है फॉर सेल ऑफ एसेट्स। जैसा कि हमने पढ़ा था कि हम अपनी एसेट्स को सेल करते हैं और लायबिलिटीज को पेमेंट करते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करने के बाद जो हमारा स्टेप है वो स्टेप क्या है कि हमें अपनी सेल ऑफ एसेट्स शो करनी है। तो सेल ऑफ एसेट्स के लिए क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जितने में भी हमारी एसेट्स रियलाइज हो रही हैं वो वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर दी जाती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देन उसके बाद हम एंट्री पास करते हैं अगर कोई एसेट्स किसी पार्टनर ने टेक ओवर करी है तो अब जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि अगर कोई एसेट्स टेक ओवर करता है तो वहां पार्टनर का नाम आ जाएगा। ए है तो ए कैपिटल, बी है तो बी कैपिटल, सी है तो सी कैपिटल, अमित है तो अमित कैपिटल, जो भी नेम होगा पार्टनर का उसका नाम ऊपर लिख देंगे हम, अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और नरेशन में मेंशन कर देंगे कौन सी एसेट्स इन्होंने टेक ओवर करी है। इसके बाद लाइबिलिटीज का पेमेंट होता है। लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पेमेंट हमारे पास से जा रहा है और जब कोई चीज जाती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। तो सेम तरीके से हम इसे रिकॉर्ड करेंगे और इसके रिकॉर्ड करने के बाद जो हमारे को एंट्री बनानी होती है वो बनानी होती है फॉर अ लायबिलिटी विच अ पार्टनर टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्चार्ज। तो अगर कोई जैसे एसेट्स टेक ओवर कर ली जाती हैं, ऐसे ही कोई पार्टनर रेडी होता है लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए, लायबिलिटी के डिस्चार्ज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई लायबिलिटी कोई पार्टनर जो है वो डिस्चार्ज कर रहा है तो उसके लिए एंट्री बनाई जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो भी पार्टनर होगा उसका नाम आ जाएगा। देन उसके बाद इन्होंने ये कंडीशन बताई हुई है कि बहुत बार ऐसी सिचुएशन आती हैं कि कोई कोई क्रेडिटर जो है हमारी कोई एसेट्स लेने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है ना भाई। कोई मतलब हमें किसी को 10,000 रुपए देने हैं और हमारे पास फर्नीचर रखा हुआ है, उसको लगता है कि फर्नीचर की जरूरत है। तो जब उसे पता लगा कि आप बिजनेस क्लोज कर रहे हो तो उन्होंने आपसे कहा कि भाई एक काम करिए, हमारा जो बैलेंस है उसके बदले में हमें ये फर्नीचर दे दीजिए। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, यहाँ पर ऐसी कंडीशन में 3 सिचुएशंस आ सकती हैं आपके सामने। पहली सिचुएशन, जब हमें 10,000 रुपए उसे पे करने थे और 10,000 रुपए का ही हमारा फर्नीचर है, मतलब जो हिसाब है उसने फर्नीचर ले लिया और ये बात तय हो गई कि भाई अब आपका पूरा हिसाब फाइनल हो गया, ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, बिल्कुल एक्यूरेट हो गया। अगर सेम अमाउंट के जितना हमें उसे पे करना है उतने का ही वैल्यूएशन हमारी एसेट्स का हो, मतलब जितने रुपए देने हैं उतने रुपए का ही, उतनी अमाउंट का ही हमारी कोई एसेट्स वो ले लेते हैं। तो सेम अमाउंट अगर इक्वलाइज हो जाती है तो उस केस में कोई जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी और ना ही रियलाइजेशन अकाउंट में कुछ रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि जितने की हमारी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है उतने की हमारी एसेट रिड्यूस हो रही है। दोनों ने आपस में सेट ऑफ कर लिया तो ना तो हमारे लिए कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन चेंज हो रही है ना कोई फर्क आ रहा है, तो इसलिए वो आपस में कैंसिलेशन हो जाता है, इसलिए कोई इसकी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी जाती है। लेकिन अगर जो एसेट्स है वो जो दी गई है अगर उसकी वैल्यू उनके डेप्थ से कम या ज्यादा हो जाए, दोनों सिचुएशन हो सकती हैं। हो सकता है कि जो एसेट्स हमने दिए उसकी वैल्यू ज्यादा हो सकता है जो एसेट्स हमने दिए उसकी वैल्यू कम हो। तो उस कंडीशन में हमें एक एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है। एंट्री कैसे रिकॉर्ड करते हैं, ये डिपेंड करेगा कि एसेट्स की वैल्यू ज्यादा थी या एसेट्स की वैल्यू कम थी, ठीक है ना। क्योंकि अगर एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो सिंपल सी बात है कि बाकी पेमेंट हमें देना पड़ेगा, और अगर एसेट्स की वैल्यू ज्यादा होगी
तो सिंपल सी बात है कि हम उस क्रेडिटर से बाकी के पैसे वापस लेंगे, ठीक है ना। सपोज हमें उसे 10,000 रुपए देने थे, हमारा जो फर्नीचर उन्होंने लिया वो फर्नीचर सपोज जैसा कि इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल अ क्रेडिटर टू whom 10,000 was due except office equipments was ₹8,000। जो उन्होंने ऑफिस फर्नीचर ऑफिस इक्विपमेंट्स लिए हैं वो कितने के हैं, ओनली 8,000 के। तो बैलेंस 2,000 अब हमें उन्हें कैश पे करना पड़ेगा। तो जब हमें कैश पे करना पड़ेगा तो हम सेम एंट्री बनाएंगे, क्योंकि हम तो क्या कर रहे हैं, लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं। तो लाइबिलिटी के पेमेंट करने की एंट्री हमारी क्या बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जो हमने ये ऊपर एंट्री बनाई थी सेम एंट्री बनेगी, क्योंकि हम बैलेंस अमाउंट लाइबिलिटी का पे कर रहे हैं। तो एंट्री कोई नई नहीं आई इसमें, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी लाइबिलिटी बच जाती है और हम पेमेंट करते हैं तो एंट्री बनाएंगे रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। और अगर हमारी एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, सपोज ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू 8,000 की जगह 15,000 हो जाए, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगी, तो हमें उन क्रेडिटर्स से 5,000 रुपए लेने हैं। जब हम उनसे कलेक्शन करेंगे तो एक तरह से हम रियलाइजेशन की एंट्री बनाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, जब हमारी कोई एक तरह से एसेट्स रियलाइज हो रही है, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट उनके पास गए हैं तो वो क्या हो रहे हैं, एसेट्स की वैल्यू रियलाइज हो रही है। तो जितना भी डिफरेंस आएगा यही दोनों एंट्रियों का ध्यान रखना है आपको, यही इन्होंने यहाँ पे नीचे आपको बना के दिखा रखी है। एंट्रीज में कोई चेंजेस नहीं करे गए। हम पे करेंगे तो एज अ लाइबिलिटी पे करेंगे, तो रियलाइजेशन टू बैंक करेंगे। अगर हमारे एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो रही है, इट मीन हमारे एसेट्स सेल हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में बैंक टू रियलाइजेशन एंट्री बनेगी। बट ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमें समझना है कि जब भी लाइबिलिटी के बदले में एसेट्स जाएगी, तो अगर वो सेम अमाउंट की है और फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में जा रही है तो कोई एंट्री नहीं बनानी, कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। लेकिन अगर वो कम या ज्यादा हो जाती हैं तो हमें ये चेक करना है कि लायबिलिटी ज्यादा है या एसेट्स ज्यादा है। अगर लायबिलिटी ज्यादा एसेट्स कम है तो हम बाकी लायबिलिटी का पेमेंट दिखाएंगे रियलाइजेशन टू बैंक के नाम से। और अगर एसेट्स ज्यादा है लायबिलिटी कम है तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट के नाम। ठीक है जी। इसके बाद बताया गया है फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कैसे करना है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। अब देखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट करने के लिए कुछ कंडीशंस दी गई हैं, ठीक है ना। कुछ कंडीशंस कैसे हैं, व्हेन सम एक्सपेंस आर इंकर्ड एंड पेड बाय द फर्म इन द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन एंड एसेट्स, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। देखिए जब आपके एक्सपेंस जो हैं वो फर्म के थ्रू ही पे करने हैं और फर्म ही उसको इनकर करेगी, मतलब फर्म का ही एक्सपेंडिचर है और फर्म ही उसे पे कर रही है, ठीक है ना। जो उसका इफेक्ट है वो भी फर्म पर है और फर्म ही उसे पे कर रही है, तो उस कंडीशन में एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेकेंड कंडीशन बताई गई है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंस आर पेड बाय द पार्टनर बाय अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। अगर फर्म के बिहाफ पे कोई पार्टनर पे करता है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और थर्ड कंडीशन आती है व्हेन अ पार्टनर हैज एग्रीड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब पार्टनर एक्सपेंस को बियर करने के लिए रेडी होता है, इफ द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस इज मेड बाय द फर्म, लेकिन पेमेंट जो है वो फर्म कर देती है, तो उस कंडीशन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री आती है। और अगर पार्टनर जो है खुद उसका पेमेंट करता है तो कोई एंट्री बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर हमें कुछ भी नहीं पता हो कि किसने इसको पेड करा किसने वो करा, तो उस कंडीशन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो उस कंडीशन में जो है एक्सपेंस अगर वो पार्टनर पे करता है तो इसका मतलब कि पार्टनर ने ही बियर करे एक्सपेंस, और फर्म पे करती है तो फर्म ने बियर करें। हालांकि इसके ऊपर मैं एक आपको अलग से क्लियरिफिकेशन दूंगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और बहुत बार कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। तो इसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूंगा जिसमें आपको
ये सारे टॉपिक्स मतलब इसी पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियरिफाई करूंगा और डिटेल में, अभी इसलिए मैंने इन शॉर्ट ही आपको बता दिया है। और उसके बाद कह रहे हैं फॉर एग्रीड रेमोरेशन टू सच पार्टनर हु एग्री टू अंडरटेक द डिसोल्यूशन वर्क। देखिए डिसोल्यूशन का जो काम होता है एसेट्स को सेल करना और लायबिलिटीज का पेमेंट करना, इसके लिए या तो किसी पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जो इस काम को करे, या किसी एक पार्टनर को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है। और जिस तरीके से अगर हम किसी बाहर के पर्सन को अपॉइंट करेंगे, उसे पेमेंट देंगे या कमीशन देंगे, वही कमीशन पे आउट कर दिया जाता है पार्टनर को। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बात आती है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी और अनरिकॉर्डेड एसेट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। अगर हमारी एसेट्स अनरिकॉर्डेड है, ठीक है जी, चाहे वो गुडविल हो या कोई सी भी एसेट्स हो जो हमारे बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है, अब हम उसे मेंशन कर रहे हैं, तो उसके लिए एंट्री बनाते हैं हम बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि एक तरह से एसेट्स रियलाइज हो रही है जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स आती है। इसके अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसका हम सेटलमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सिंपल एंट्री बना दी जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर करने की एंट्री आती है। प्रॉफिट लॉस अगर हम रियलाइजेशन का ट्रांसफर करेंगे, अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो आपका प्रॉफिट है तो इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन तो एंट्री आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर इन केस में लॉस हो रहा है तो उस कंडीशन में हमें एंट्री बनानी होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके साथ साथ हमें एक एंट्री दी गई है फॉर सेटलमेंट ऑफ लोन बाय अ फॉर्म टू अ पार्टनर। अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया हुआ है तो उस कंडीशन में उसके लोन को पे आउट करने की जो एंट्री बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय अ फॉर्म टू अ पार्टनर। अच्छा, फॉर्म ने किसी पार्टनर को लोन दिया हुआ है तो उससे कलेक्शन किया जाएगा और कलेक्शन करने की एंट्री बनाई जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू पार्टनर्स अकाउंट। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स इन फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर किसी भी टाइप के जनरल रिजर्व्स वगैरह आपके पास हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया जाएगा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई फिक्टिशियस एसेट्स है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाया जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स को दिखाया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फिक्टिशियस एसेट्स अकाउंट। अगर पार्टनर्स के कोई लोन ड्यू है उसका हम पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी एंट्री बनती है पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हम पार्टनर्स के लोन का पेमेंट दे रहे हैं। और लास्ट में जो इनके बैलेंस को ट्रांसफर किया जाता है, मतलब पे वो किया जाता है पे ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, तो वहां पर दो सिचुएशन हो सकती हैं कि किसी पार्टनर से को पेमेंट देनी पड़ सकती है और कुछ पार्टनर से पेमेंट लेनी ही पड़ सकती है। बहुत बार लॉस वगैरह केस में वापसी भी ले लेते हैं। तो अगर हमें रिसीव हो रही है पेमेंट तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और हमें अगर पे करनी पड़ रही है तो हम एंट्री बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जैसी भी सिचुएशन होगी वैसे उन्हें सेटल कर दिया जाता है। ये आपकी सारी जनरल एंट्रीज हैं जो आपकी रिक्वायर्ड हैं, और इसकी जनरल एंट्रीज आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए सब चीजें समझनी जरूरी है।